welcome to Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is Ohm's Law. आज जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओम्स लॉ. ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि किसी चीज का इन्वेंशन होता है. ठीक है, तो क्या होता है जब किसी चीज का कोई अलग सी चीज का इन्वेंशन होता है ना, तो जो और भी लोग हैं, जो और भी साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो उसी इन्वेंशन में और ज़्यादा क्या करते हैं, रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा स्टडी करना शुरू करते हैं, ताकि वो उससे और आगे, उससे एक स्टेप और आगे, उससे एक स्टेप और आगे वो क्या करें, वो चीज़ों को इन्वेंट करते जाएं, डिस्कवर करते जाएं. ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब जो डिस्कवर होने लगे, इन्वेंशन होने लगा इनका, तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे और रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ. ठीक है, तो अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझाती हूँ. अगर मान लीजिए कोई बीकर है, उसमें क्या आपने पानी भरा है. ठीक है, उसमें क्या किया आपने, पानी भरा है. तो और जो है एक दूसरा बीकर ले लिया, ठीक है, जिसमें बहुत कम पानी है. ठीक, और ये इसको इससे अटैच कर दिया. ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें ज्यादा पानी है, इसमें प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा. इसमें क्या है, कम पानी है. और ऐसे भी हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज जो है वो हायर डेंसिटी से या हायर रीजन से क्या जाती है, लोअर रीजन में जाती है. ठीक है, यहाँ पे पानी क्या है, कम है, तो इस बीकर का पानी क्या करेगा, इस पाइप के थ्रू इस किस में जाएगा, इस बीकर में जाएगा. अब ये पानी किस स्पीड से जाता है इस बीकर में, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के हाइट में, इन दोनों का जो पानी का लेवल है, इसमें कितना डिफरेंस है. ये चीज ये डिसाइड करेगी कि ये पानी कितने तेजी से या कितने स्पीड से इस दूसरे बीकर में जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर इसमें ज्यादा पानी होगा यानी इसमें प्रेशर ज्यादा होगा. इसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा. प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जैसे ही अगर क्या होता है कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें भरी हों, हाँ, और आप क्या करो, उसको थोड़ा सा ही ओपन कर दो, तो उसमें से चीजें बहुत तेजी से क्या होती हैं, गिरती हैं. क्यों? क्योंकि क्या है, ऊपर से प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है. उसी तरीके से इस बीकर में पानी ज्यादा भरा है, इसमें कम भरा है, और जैसे ही आपने इसके नीचे से दूसरे बीकर को अटैच किया, खाली बीकर को, क्या हुआ, इसमें से तेजी से पानी कम होने लगेगा और पानी का लेवल एक टाइम पे बहुत तेजी से कम होगा. फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे पानी धीरे धीरे कम होगा. क्यों? क्योंकि पानी ऑलरेडी कम हो चुका रहेगा, प्रेशर कम हो चुका रहेगा, तो पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी कि इन दोनों बीकर में जितना हाइट का डिफरेंस होगा, जितना पानी के लेवल का डिफरेंस होगा, इस पाइप के थ्रू उतना ही पानी का स्पीड होगा. अगर हाइट ज्यादा होगी, डिफरेंस उनमें ज्यादा होगा, तो इस पाइप में पानी तेजी से स्पीड से फ्लो करेगा. और अगर पानी क्या होगा, पानी का लेवल, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा पानी के लेवल का, वो कम होगा, तो उसमें उतना ही कम फ्लो से क्या होगा, पानी क्या होगा, वो फ्लो करेगा, या उसमें इस पाइप में पानी की स्पीड उतनी ही कम होगी. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं ओम्स लॉ समझाने के बजाय इसको क्यों समझा रही. इसको मैं इसलिए समझा रही हूँ कि जितना ज्यादा पानी के लेवल का डिफरेंस, उतनी ज्यादा क्या हो गई, स्पीड हो गई पानी की इस पाइप में. ठीक है, उसी तरीके से जब हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से अटैच करते हैं, तो जो करंट फ्लो होती है वो डिपेंड करती है कि इसके बीच का ये जो वोल्टेज डिफरेंस है इस बैटरी में,
जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है। अगर वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। अगर इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा तो जो करंट फ्लो होगी सर्किट में, जो करंट फ्लो होगी वो उसी लेवल से कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो V है यानी वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इस सर्किट में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, करंट फ्लो होगी। और अगर इस बैटरी का जितना वोल्टेज कम होगा उसी हिसाब से इस सर्किट में भी उतनी ही कम करंट फ्लो होगी। तो इस बात से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इस बात से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमारी करंट है, जो हमारी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वोल्टेज के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वोल्टेज के। क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा, अगर वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो करंट ज्यादा बहेगी, अगर वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम फ्लो होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वोल्टेज कम तो करंट कम, वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा। यानी कि जो हमारी करंट है वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे वोल्टेज पे, बैटरी के वोल्टेज पे डिपेंड करती है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो वो डिसाइड करती है कि वो कितने ज़्यादा फ्लो होगी, कितना करंट जो है उस सर्किट में फ्लो होगा। ये डिपेंड करता है किस पे, वोल्टेज पे, बैटरी के वोल्टेज पे। तो हुआ ना, रिलेट हुआ कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेज स्पीड से इसमें इस पाइप में पानी फ्लो होगा। उसी तरीके से जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा बैटरी का उतना ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उस टाइम पे ये लॉ जो है वो होल्ड करेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा वहां पे, जहां पे क्या होगा, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वोल्टेज के। और यही जो है, जो हमारे साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने यही लॉ दिया कि जो हमारी करंट है वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के। और ये कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, या ये लॉ कब तक होल्ड करेगा, जब तक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब तक क्या आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक क्या करेगा, ये लॉ होल्ड करेगा। तब तक यानी कि जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती जाएगी किसके, वोल्टेज के। यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करेंगे करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, बस ओम्स जो हमारे साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हमारा वोल्टेज बैटरी का जितना ज्यादा रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा हमारे सर्किट में, उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी। और जितना कम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, मैं आपको ये दोनों चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो जितना कम बैटरी का वोल्टेज होगा उतनी कम क्या होगी, करंट फ्लो होगी। यानी कि करंट और वोल्टेज जो है एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके आगे और हम देखते जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं कि हम इसका क्या देख लेते हैं, थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि थ्योरी क्या कह रही है। ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो ओम्स लॉ है वो हमें क्या देती है, हमें एक रिलेशनशिप देती है किसके बीच में,
करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। वो जो रिलेशनशिप देती है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। मतलब ये कि कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है, तो जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो जो अक्रॉस उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, यानी जो बैटरी लगी हुई है, वो कितने वोल्टेज की है। अगर ज़्यादा वोल्टेज की है तो कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो होगा, अगर कम वोल्टेज की है तो कंडक्टर में करंट कम फ्लो होगा। ठीक है। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच करंट I फ्लोज, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर जो आपने कंडक्टर के अक्रॉस जो आपने लगाया हुआ है वोल्टेज डिफरेंस, वो अगर V है और कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, देन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये एट मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में भी हम आगे जो है जब हम लिमिटेशन डिस्कस करेंगे तो हम इसमें ये कांस्टेंट टेम्परेचर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस I करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो आगे क्या क्या होने वाला है, आगे हमें कैसा फॉर्मूला जो है वो मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो हमें दिया क्या था? हमें दिया था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है। अब I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जब हम कोई कांस्टेंट लेंगे उसके बाद ही ये प्रोपोर्शनलिटी हट के क्या होगी? इज इक्वल टू में आएगी। तो हम वो कांस्टेंट लेते हैं 1/r। हम क्या लेते हैं? 1/r लेते हैं। 1/r लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी और इज इक्वल टू में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू I इंटू आर। क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू I इंटू आर। यही जो है, यही है हमारा ओम्स लॉ जो है, उसको हम जब डिराइव करते हैं, डिराइव ऐसा कुछ डेरिवेशन तो है नहीं, मतलब उसमें जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें ये मिलता है फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू ये जो हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई है उसके लिए हमने जो कांस्टेंट यूज किया है R, कैपिटल R, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हमने क्यों यहाँ पे लगाया है, अब इस रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्या है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर आप ऐसे नॉर्मल वे में भी अगर आप सोचो तो रेजिस्टेंस क्या है? किसी चीज को रोकता है, रेजिस्ट करता है, किसी के फ्लो को, किसी की चलने को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। वो सब हम जो है अपने आगे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही कि हमने जो प्रोपोर्शनलिटी हटाई है उसके लिए हमने एक कांस्टेंट वहां पे रखा है, वो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। उसको कैपिटल R से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है। वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर गिवन होगा उस पे जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे R। ठीक है। फ्रॉम द एबव फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर आप इस फॉर्मूले में देखो, ये वाले फॉर्मूले में, तो आप देखोगे कि जो हमारी करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। ठीक।
इसका मतलब ये है, कोई भी चीज जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, और दूसरी चीज घटेगी बढ़ेगी तो पहली चीज घटेगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे आई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आर कम होगा, अगर आर को बढ़ाएंगे तो आई कम होगा, मतलब अपोजिट। अभी तक जो वी और आई में जो रिलेशन था वो फ्रेंडशिप वाला था, और अब क्या है, अब जो आई और आर में रिलेशन है ये है दुश्मनी वाला भाई, कि अगर भाई तुम ज्यादा तो मैं कम तो तू ज्यादा, ठीक है, एकदम एंटी है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इफ रेजिस्टेंस इज डबल देन करंट गेट्स हाफ, अगर रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, तो करंट हो जाएगा हाफ, एंड इफ रेजिस्टेंस हाफ देन करंट गेट्स डबल, मतलब कि एक म्यान में एक टाइम में सिर्फ एक ही बढ़ सकता है, मतलब इस मामले में आई और आर में सिर्फ एक टाइम में एक ही बढ़ सकता है, दूसरा नहीं बढ़ेगा। दूसरा एक बोलेगा कि वो बढ़ गया तो अब मैं तो कम ही रहूंगा, और अगर मैं बढ़ूंगा तो वो कम रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्रेंडशिप रहती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉट अ फ्रेंडशिप, अब उसके आगे जो भी हो उन लोग का, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो आपने देख लिया ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ पे क्या है कि एक तो ग्राफ भी है, जैसे हम लोग आप लोग ने 9th में पढ़ा होगा वीटी ग्राफ, तो वैसे ही यहाँ पे है वी आई ग्राफ। क्या है, वी आई ग्राफ है, जिसको क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये वी आई ग्राफ क्या होता है। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसा कुछ भी बहुत तोप नहीं है, कोई भी ऐसा दिल दहलाने वाला कुछ लॉ नहीं है, सिंपल सा लॉ है कि वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी घटेगा, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया 1/r, जो 1/r होता है, जो r है उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, क्या होगा, रेजिस्टेंस। और जो I और R के बीच में जो रिलेशन है, जो सामने ही दिखाई दे रहा है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, और अगर I घटेगा तो R बढ़ेगा। आगे हम इस एक हमारा टॉपिक ही है रेजिस्टेंस, उसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी आई ग्राफ देख लेते हैं कि वी आई ग्राफ हमसे क्या कह रहा है। अब क्या है कि ओम्स ने जो है अपना लॉ दिया, तो उस पे एक वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ क्या है, आपको पता है ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं, एक ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम रखते हैं वी को, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को, और एक्स एक्सिस पे लिखते हैं करंट को, ठीक है, ये हो गया। अगर आप V और I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, V और I के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको जो स्लोप मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, आपको जो स्लोप मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि V और I के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी I बढ़ा तो V बढ़ा, V बढ़ा तो I बढ़ा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 0.5 एम्पियर का अगर क्या हुआ कि करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 वोल्ट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। और अगर आपको ये बोल दे कि इसमें आपको रेजिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, अगर मान ली आई की वैल्यूज दी, वोल्टेज की वैल्यूज दी, आपने उसको पुट किया और उसके बाद आपने एक ग्राफ प्लॉट किया तो आपको एक स्लोप मिला, और उसने बोला कि आपको क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो ये जो स्लोप है ना, यही है किसकी, रेजिस्टेंस। ये जो स्लोप हमें मिला है यही क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। और अगर आपको रेजिस्टेंस
आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है किसी भी दो पॉइंट्स पे। तो अगर आप देखिए तो ये क्या हो गया आपका v हो गया, ये क्या हो गया v, ये क्या हो गया i, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा r। क्या मिल जाएगा, r। तो ये जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, अब जो है, अब लिमिटेशन, अब जो पढ़ लेते हैं एक बार। द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस v एंड द करस्पॉन्डिंग करंट i इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। ठीक, इसकी लिमिटेशन मैंने कहा था, लिमिटेशन भी पढ़ेंगे। लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ की, द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मटेरियल हैज टू रिमेन कांस्टेंट। जो टेम्परेचर होगा और जो उसका फिजिकल स्टेट होगा, जो हमारा मटेरियल है, वो उसको रिमेन कांस्टेंट रहना। तो आपने कभी देखा कि अगर आप जैसे फोन चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो फोन का कनेक्टर होता है वो एक टाइम के बाद गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अगर कोई भी चीज जैसे आपने लगाया तो जो कनेक्टर था वो था ठंडा, लेकिन अगर 2-3 घंटे बाद आपने उस कनेक्टर को देखा तो वो क्या हुआ, गर्म हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम वो वहां पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है? नहीं, टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अगर आप लैपटॉप वगैरह कुछ भी जो है यूज कर रहे हो और उस टाइम पे क्या होता है, एक टाइम के बाद लैपटॉप वगैरह या सेलफोन है वो क्या होती है, वो गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें होती है करंट फ्लो होती रहती है। क्या होती है, करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर, जो उसमें से हीट निकलती है, जो कि क्या होता है कि उससे टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है। तो जो ये लॉ है ये यूनिवर्सली क्या है, सही नहीं है। क्या है, ये ओम्स लॉ इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ। मतलब ऐसा, ये जो ओम्स लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। कोई भी चीज क्या है, आइडियल नहीं होती है। अगर आप बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो क्या रियल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? नहीं। जब हम सेल फोन भी यूज करते हैं उसमें भी करंट फ्लो हो रही, उसमें वो भी जो है गर्म हो जाता है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या कोई भी कनेक्टर वगैरह यूज कर रहे हो जिसमें करंट फ्लो होती है, तो उसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है उसका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ओम्स लॉ भी है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यानी कोई भी चीज जो है वो आइडियल नहीं होती कि ऐसा रहे कि जिस टेम्परेचर पे है वो उसी टेम्परेचर पे रहे। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ओम्स लॉ। कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो आप इसको अगर अच्छे से फिर से घर में एक बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओम्स लॉ जो है वो फिनिश हो रहा है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।